देहरादून में भाजपा मुख्यालय में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार उपस्थित रहे। इस साल देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बता दें कि देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर इस अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। यह अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें 13 अगस्त को प्रदेश में 230 मीटर लंबे तिरंगे झंडे के साथ यात्रा निकाली जाएगी, जबकि हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा ने 12 लाख झंडे बनवाए हैं। इस बैठक के पहले भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा विक्रय केंद्र का मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन किया। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों तक 20 लाख परिवारों में हर घर तिरंगा ऐसा करके अभियान, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहाँ सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में और नीचे तक बूथों तक की सारी योजना बन रही है। उसी योजना के तहत आज हमारी बैठक है और इससे पहले भी हम लोग आज 2 बैठकें कर चुके हैं, जिसमें हमने स्कूल के सभी यहाँ के संचालकों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी के साथ अभी हम लोगों ने बैठक की है और सभी से आह्वान किया कि जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी का अमृतकाल जो 15 अगस्त 2022 के बाद प्रारंभ होगा, उसमें हमारे नौनिहाल बच्चे वो उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ना है, तिरंगा अभियान से जोड़ना है। और इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को बीजेपी 13 से 15 अगस्त तक चलाएगी। बीजेपी के इस अभियान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारा अभियान स्वतंत्रता के पहले से चलता आ रहा है। हम पहले भी राष्ट्रध्वज को राष्ट्रध्वज मानते थे और आज भी उसका सम्मान करते हैं। देखिए, हमारा अभियान तो आज़ादी के पहले से कांग्रेस का चलता रहा। हम पहले भी राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज मानते थे। ऐसी अनेकों यात्राएं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने की नीयत से, क्योंकि नई जो संतति है, जो नए बच्चे हैं, उन तक कांग्रेस की विचारधारा पहुँचे, ये हमारा एक उद्देश्य भी है। और हम चाहते हैं जो मूल्य कांग्रेस के हैं स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, जो मूल्य कांग्रेस के हैं राष्ट्र को लेकर, उन उद्देश्यों को लेकर हम ये यात्रा करते हैं। और जहाँ तक बीजेपी की झंडे लगाने की बात है, हम इसको कांग्रेस की विचारधारा की जीत मानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आज़ादी से पहले भी झंडे को, तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानती थी और 65 साल तक वो लोग तिरंगे का विरोध करते रहे। उनके पत्रों में, उनके किताबों में उल्लिखित है कि वो तिरंगे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और सहकारिता विभाग की 108 एमपेक्स के कंप्यूटरीकरण ऑनलाइन कार्यक्रम और छरबा में टीएमआर प्लांट भवन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि देश में सबसे पहले उत्तराखंड की जमीन पर गांव और न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण का सपना देखा था। ये सपना आज पूरा हो रहा है। 13 लाख सदस्यों का डाटा 2 साल में कलेक्ट करना एक बड़ी चुनौती थी, जिस समय पर पूरा कर लिया गया। साथ ही डॉक्टर रावत ने बताया कि 670 समितियों के कंप्यूटराइजेशन करने के लिए बीते 6 साल में 100 से ज़्यादा समीक्षा बैठक ली गई। तमाम तकनीकी विशेषज्ञों से सार्थकों ने बात की। इसमें नाबार्ड को शामिल किया गया। समय समय पर एमपेक्स का भ्रमण, गांव स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा। उनकी कड़ी मेहनत, लगन, लक्ष्य का ही नतीजा है कि देश में पहले राज्य उत्तराखंड में ग्रामीणों का कंप्यूटराइजेशन की सौगात मिलने जा रही है। उत्तराखंड के सहकारिता विभाग के एमपेक्स समिति के सदस्यों की संख्या लगभग 13 लाख है और आज 108 एमपेक्स का कंप्यूटरीकरण होने से तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों के खाते में डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ताकि राज्य में 5 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को इसका लाभ मिले। तो सहकारिता विभाग की ये सौगात है। एमपेक्स का कंप्यूटरीकरण हुआ ऑनलाइन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी ने छरबा में टीएमआर प्लांट का शिलान्यास किया और ग्रामीणों को संबोधित भी किया। कैबिनेट मंत्री ने 13 लाख सदस्यों का डाटा 2 साल में जुटाया जाएगा।
सितारगंज का रुख करेंगे, जहां पर नगर पालिका परिसर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हाईटेक शौचालय और हॉल निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान चेयरमैन हरीश दुबे, ईओ प्रियंका आर्य समेत सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा नगर पालिका परिसर पहुंचे। उन्होंने लाखों की लागत से हाईटेक शौचालय और हॉल निर्माण का लोकार्पण किया। इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि हाईटेक शौचालय का निर्माण होने के बाद आमजन को सुविधा मिलेगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री के आगमन से पूर्व सफाई नायक विनय वाल्मीकि ने शहर में विशेष सफाई अभियान भी चलाया। मसूरी जिले में हेलंग में महिलाओं का घास जब्त करने की घटना को 15 दिन के बाद भी सरकार की तरफ से दोषियों पर ठोस कार्रवाई न किए जाने को लेकर मसूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी की अगुवाई में एसडीएम मसूरी के कार्यालय के बाहर जमकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये एसडीएम मसूरी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर हेलंग घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। वहीं उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच ने मसूरी वासियों से 7 अगस्त को भू कानून की मांग को लेकर गांधी पार्क, देहरादून से मुख्यमंत्री कार्यालय पैदल मार्च में शामिल होने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने हेलंग घटना में पुलिस और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हेलंग की घटना है, हमारी बहनों से जिस तरह से सुरक्षा गार्डों ने प्रशासन की सह पर उनका घास छीना है, घास जैसी मामूली छीनने का मतलब है कि ये हमको एक खुली चेतावनी है इस देश की व्यवस्था की, इस देश के पूंजीपतियों की, इस देश के कॉरपोरेट की, कि अब हम तुमको इस जल जंगल जमीन पर 1 घंटा भी नहीं रहने देंगे। लेकिन हम ताकीद करते हैं आज की इस लड़ाई के बाद कि हम इस लड़ाई को इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। क्योंकि वहाँ के ग्रामीण लोगों से जो है घास छीनी गई है, घास जो कि एक बहुत प्राथमिक चारा पशुओं का, पशुधन का होता है। और जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर जब उत्तराखंड राज्य बना था, इसी बात को लेकर राज्य बना था। और यहाँ पर जिस तरीके से आज सरकार के नुमाइंदों द्वारा, टीएसडीसी के नुमाइंदों द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, पुलिस द्वारा जो है बर्बर तरीके से एक महिला जिसके साथ की 1.5 साल की बच्ची भी थी, उससे जो है घास छीना जा रहा है, तो इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा दुर्व्यवहार, इससे बड़ा अपमान उत्तराखंड की मातृशक्ति का, उत्तराखंड के मूल लोगों का नहीं हो सकता। ये पूर्णतः गलत है। आपके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि तत्काल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक और जहां उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है, कस्तूरी मृग के संरक्षण की बात हो रही है, वहीं जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आने वाले दुर्लभ जीव जंतुओं पर विकास के चलते संकट पैदा हो गया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत मारवाड़ी पुल से लेकर विष्णु प्रयाग पुल तक सड़क पर लैंडस्लाइड को रोकने के लिए पहाड़ों पर जाली लगाई हुई है, लेकिन इन जालियों में हिरण, काकड़, मृग और अन्य जीव जंतु फंस रहे हैं। इससे उनकी जान को खतरा बढ़ रहा है। जो विष्णुप्रयाग और मारवाड़ी के बीच में ट्रीटमेंट का कार्य चला था, इसमें जाल लगे हुए हैं। इसमें भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इनको पूर्व में भी हमारी शर्तों में है कि जाल लगाने के बाद वहाँ पर घास का बीज बोएंगे ताकि घास आगे तो उसमें जानवर नहीं फंसें। इसमें इनको हमने 2-3 बार यहाँ से लिखा भी है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस महीने की अगस्त में वो लोग जहाँ जहाँ पर जाल है और मिट्टी डाल के उसमें घास के बीज डालेंगे और कुछ जगह घास के टफ लगाएंगे ताकि जानवरों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। इसकी देखरेख के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती भी कर दी गई है। इसी क्रम में सीएमएस ने बताया कि डेंगू होने पर मरीजों के लिए उचित दवाइयों का प्रबंध कर दिया गया है। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स का भी इंतजाम किया गया है ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। साथ ही कहा कि ओपीडी में जिन मरीजों पर दाने नजर आ रहे हैं उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं और जो भी उस टेस्ट में पॉजिटिव आता है उसकी रिपोर्ट सीएमओ को भेजी जाएगी ताकि उस इलाके का चिन्हीकरण किया जा सके जहां से वो मरीज आया है। बढ़ते वायरल को लेकर भी अहम जानकारी देते हुए कहा कि ठंडी गर्म का ध्यान रखें और बुखार या दर्द महसूस होता है तो सीधा अस्पताल आएं, अपना चेकअप कराएं, झोला छाप डॉक्टर से दूर रहें। लैब के द्वारा सूचित किए जाते, लेकिन जैसे कि हमको ये ज्ञात हुआ है कि शहर में कुछ जगह
पॉजिटिविटी के लावा के पॉजिटिविटी मिली है, तो हम थोड़ा सतर्क होकर और विभाग के डायरेक्शन के हिसाब से हमने तैयारी कर रखी है। हमने कई जगह पे तैयारी कर रखी है। हमने एक तो डेंगू के लिए आइसोलेशन वार्ड बना दिया है, दूसरा हमने उनके सुपरविज़न के लिए नोडल ऑफिसर एक नियुक्त कर दिया है, तीसरी चीज़ हमने उसमें जो आने वाली इंडोर में यदि कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसके लिए आवश्यक दवाइयों का रखरखाव सारा इंतजाम हमने फार्मेसी के माध्यम। हरिद्वार का लक्सर क्षेत्र गंगा तटीय इलाका होने के कारण गंगा नदी के रौद्र रूप और जबरदस्त तूफान के कारण बाढ़ की जद में आ चुका है। लक्सर के गंगा तटीय कई गांवों में 2017 में बाढ़ के दौरान गंगा का तटबंध टूट गया था, जिसकी आज तक मरम्मत नहीं हो पाई। अब किसानों के साथ साथ गंगा किनारे बसे ग्रामीणों को गंगा का खौफनाक नज़ारा देखकर चिंता सताने लगी है। आपदा के स्वरूप अब पुनः गंगा के उफान और रौद्र रूप से दस्तक दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर संभावनाओं के मद्देनजर बाढ़ चौकियों पर एसडीआरएफ को तैनात किया जा चुका है। फिलहाल लक्सर में गंगा के बढ़े जलस्तर से अचानक बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसना शुरू हो गया है। इसे लेकर लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने डीएम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। ये समय हम लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा रहता है। बरसात का माहौल जब गंगा का पानी जो है बहुत सारे गाँव में पहुंच जाता है। पीछे के समय में हमने काफ़ी कुछ काम भी किया है और अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि जिन गाँव में पानी भरा है वहाँ वो युद्ध स्तर पर अपनी पूरी टीम के साथ पूरा प्रशासन वहाँ कुछ लोग चले गए हैं। अभी युद्ध स्तर पर हम काम करना, राहत कार्यों को करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसका स्थायी भी अलग से हम समाधान जरूर निकालेंगे। काफ़ी कुछ समाधान निकला। आपको याद होगा 2010 में तो कई दर्जन गांव डूब गए थे, तो हमने करते 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 काफ़ी कुछ ठीक किया। अभी जो कुछ बचा होगा उसको भी आगे ठीक करेंगे। जो फसल को प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का जो उबाल पड़ेगा, ये गंगा में फसल में जाएगा और फसल जो सारी दब जाएगी। और गंगा में कटाव भी चल ही रहा और बंदा जो हो तटबंध टूट ही रहा कई जगह। इससे गाँव में भी पानी जाएगा, फसल में तो जाएगा ही जाएगा, पर गाँव में भी जाएगा। कोई अलर्ट जारी करा नहीं है अभी कुछ। और आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल हरिद्वार स्थित कनखल में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर और भगवान शंकर के ससुराल में सावन के तीसरे सोमवार पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के मुताबिक कनखल दक्ष प्रजापति महादेव की ससुराल है और दुनिया में सबसे पहला भगवान शिव का मंदिर है। भक्तों की दक्ष प्रजापति मंदिर में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण का महीना है और अभी आप दक्षेश्वर महादेव के प्रांगण में मौजूद हैं। बारिश हो रही है और सोमवार का दिन है। क्योंकि भगवान शिव श्रावण के महीने में कनखल में ही अपनी ससुराल में इसी भूमि पर, इसी स्थान पर निवास करते हैं, इसलिए और गंगा हमारे मंदिर के बगल में गंगा नदी बहती है, तो दूर दूर से लोग इतनी बरसात में भी भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी अनन्य श्रद्धा है कि श्रावण के महीने इस बरसात में भी भीगते हुए छतरी लगाकर लाइन में खड़े होके गंगा जी से जल भर के भगवान शिव का गंगा जल अभिषेक कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ बार बार आता हूँ और अगले सारे लोगों को मैं यही कहूँगा कि आएँ, दर्शन करें। बहुत यहाँ भीड़ है और जो भी आप मन से मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि आप पूरे सोमवार यहाँ आएँ, हर सावन आएँ और दर्शन करें। गौरीकुंड और केदारनाथ का 16 किलोमीटर का भूभाग इन दिनों प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसी के चलते केदारनाथ धाम पहुंचने वाला तीर्थयात्री यहां के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होकर अपने को धन्य महसूस कर रहा है। पैदल मार्ग पर बरसाती झरनों का तीर्थयात्री भरपूर लुत्फ ले रहे हैं। पैदल मार्ग के दोनों तरफ मीलों दूर तक फैली अपार वन संपदा का भूभाग सुरमय, मखमली,
बुग्यालों की हरियाली हर किसी को मोहित कर रही है। मंदाकिनी नदी की कलकल निनाद भी तीर्थयात्रियों को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है, जबकि केदारनाथ, वासुकी ताल तप के भूभाग में अनेक प्रजाति के रंग बिरंगे पुष्प खिलने से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर चार चांद लगने शुरू हो गए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जय हिंद।